नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सुशील भारती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्त मतलब ब्लड के बारे में। ब्लड हमारे शरीर की बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण पार्ट्स है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जो रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी दोनों भी कहा जाता है। सेरोलॉजी भी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को, या हेमेटोलॉजी भी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को। यह कोलाइडी प्रकृति का होता है, मतलब विलयन 3 प्रकार का होता है। आप लोग सुने होंगे कि जो हम लोग 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो विलयन बनता है। तो उस विलयन का एक कोलाइड भी सुने होंगे। कोलाइड उसको बोलते हैं जिसका जो कण होते हैं विलयन के अपेक्षा कुछ बड़े होते हैं और निलंबन से छोटे होते हैं। अगला पॉइंट है, यह संयोजी ऊतक का बना होता है। आप जानते होंगे संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं। तो वैसा ऊतक जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, अर्थात हम पूरे शरीर को जोड़ने में जो सहयोग करता है, पूरे कनेक्टिविटी को बनाए रखता है, उसे हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊतक। तो जो ब्लड है पूरे शरीर को जोड़ के रखा है। कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है जहाँ पे ब्लड की मात्रा नहीं है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात इसका प्रकृति क्षारीय होता है। आप ऐसे जानते होंगे कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है उसे क्षार कहते हैं, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसे हम लोग उदासीन कहते हैं। तो आप खुद देख रहे हैं कि इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4, मतलब कि इसका प्रकृति क्षारीय होता है। मेल में ब्लड 5.5 लीटर होता है, जबकि फीमेल में ब्लड की जो मात्रा है 5 लीटर होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि मेल में फीमेल की अपेक्षा ब्लड आधा लीटर ज़्यादा होते हैं। अब क्यों होते हैं हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि ब्लड के जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, कहाँ होता है। तो देखिए, ब्लड जो होता है 2 स्थान में निर्माण होता है ब्लड का। पहला लीवर में और दूसरा अस्थि मज्जा में। वयस्क व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में। अब बोन मैरो कहाँ होता है, आप देखे होंगे कभी आप चिकन बिरयानी खा रहे होंगे चिकन, तो देखे होंगे कि उसके हड्डियों के बीच में जगह होता है, मतलब खोखला होता है, और उसमें कुछ जालीनुमा संरचना होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा। जो भ्रूण होता है, भ्रूण किसको बोलते हैं, जो माँ के गर्भ में रहता है। अब 1 माह के हो कि 3 माह के हो या फिर 9 माह के, यदि वह गर्भ में है, पेट में है, तो उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। और जब वह जन्म ले लेता है तो हम लोग उसे शिशु या फिर बच्चा कहते हैं। तो जो भ्रूण होता है माँ के जो गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, उसके तो हड्डी तो समझिए कि मुलायम होता है, छोटा होता है। अभी तो हड्डी उन लोग का विकसित होते हैं, तो उन लोग तो हड्डी में तो निर्माण होगा नहीं ब्लड। तो उनके अंदर जो लीवर होते हैं उस लीवर से निर्माण, लीवर के अंदर मेसोडर्म पाए जाते हैं, और उसी मेसोडर्म में उनके अंदर ब्लड का निर्माण होता है। तो आप मुख्य बात याद रखिएगा कि ब्लड का निर्माण 2 जगह होता है। भ्रूण अवस्था में लीवर में होता है, और जो शिशु जन्म ले लेते हैं तो उनके हड्डी विकसित होते हैं, और उनके हड्डी के जो जगह होता है बोन मैरो, उसी में ब्लड का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखिए, जानते हो कि जब आपके शरीर में ब्लड का निर्माण हो रहा है तो उसका स्टोरेज कहीं ना कहीं तो एक जगह हो रहा होगा। तो रक्त का जो स्टोरेज है, स्टोर, वो कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है। रक्त का कब्र अर्थात कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तो स्प्लीन को ही बोला जाता है। मतलब रक्त जब ज़्यादा होता है तो जाकर स्टोर भी स्प्लीन में होते हैं, और जो रक्त खराब होता है उसका मृत्यु भी स्प्लीन में ही होता है।
स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। और दूसरा ग्रे यार्ड अर्थात कब्रिस्तान जामा भी होता है स्प्लीन में, और उसका मृत्यु भी होता है स्प्लीन। कोलेस्ट्रॉल, इसके जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होता है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल एक तैलीय पदार्थ है, जैसे आप लोग खाते होंगे काजू, किशमिश, बादाम, घी, मक्खन। तो तैलीय पदार्थ में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और अगर तैलीय पदार्थ के मात्रा यदि आप सेवन ज़्यादा कर रहे होंगे तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकता है। अब यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर, तो जो रक्त परिसंचरण में काफ़ी दिक्कतें होती है, तो उसे हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होता है। इसलिए तैलीय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा नहीं सेवन करना चाहिए। हीमोग्लोबिन मोस्ट पॉपुलर है। हीमोग्लोबिन मेल में ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल में कम पाया जाता है। इससे पहले भी बता दिए थे कि मेल के अंदर जो ब्लड होता है 5.5 लीटर पाया जाता है, और फीमेल के अंदर जो ब्लड होता है 5 लीटर ही पाया जाता है, और मेल के अंदर 5.5 लीटर। और आप ये भी याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन किसकी मात्रा होता है जी? आयरन की मात्रा होता है। और आप ऐसे भी जानते होंगे कि आयरन एक कठोर पदार्थ है। आयरन क्या है? कठोर पदार्थ है। तो मेल में आयरन, जब मेल के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो उनके अंदर आयरन भी ज़्यादा होगा। फीमेल के अंदर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उनके अंदर आयरन भी कम होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आयरन जिनके शरीर में ज़्यादा होगा उनके शरीर क्या होगा? कठोर होगा, क्योंकि आयरन कैसा है? कठोर पदार्थ है। और जिनमें आयरन कम होगा उनमें उनका जो शरीर है नॉर्मल होगा। तो खुद आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आप या एक मुक्का मारिएगा फीमेल के, और फीमेल एक मुक्का यदि आपको मेल के मारेगा तो किनको ज़्यादा चोट लगेगा? जाहिर सी बात है कि ज़्यादा चोट किनको लगेगा? फीमेल को लगेगा। क्यों? क्योंकि आयरन की मात्रा इनमें कम होने के कारण इनका शरीर सॉफ्ट होता, मुलायम होता है, जबकि मेल के अंदर आयरन ज़्यादा होता है, इसलिए उनका शरीर कठोर होता है। तो सीधी सीधी आप बात याद रखिएगा, कोई आपको पूछ देंगे कि मेल के शरीर कठोर होता है कि फीमेल के, तो आप उसको जवाब दीजिएगा कि मेल के कठोर होता है और फीमेल के जो होता है मुलायम होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेल के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल के अंदर कम पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाया जाता है। जितने ज़्यादा हीमोग्लोबिन उतने ज़्यादा उनके अंदर आयरन होगा। आप समझ गए होंगे कि महिलाओं का जो शरीर होता है वो नॉर्मल अर्थात सॉफ्ट अर्थात मुलायम क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर आयरन की मात्रा कम होता है। अगला पॉइंट है रक्त परिसंचरण की खोज। मतलब आप जानते होंगे कि हमारा शरीर में रक्त जो होता है हमेशा चलते रहता है। तो इस बात के सबसे पहले किन्होंने बताया? तो विलियम हार्वे ने बताया कि रक्त जो होता है हमारे शरीर में हमेशा चलते रहता है। तो उसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। मतलब हमारे शरीर में रक्त घूमते रहता है, इसी को बोला जाता है रक्त परिसंचरण। और इस चीज़ के बारे में सबसे पहले जानकारी विलियम हार्वे ने दिए थे। अब है रक्त के कार्य कि रक्त के कितने कार्य हैं। पहला कार्य देखिए, ताप नियंत्रण। आप अभी तुरंत हम आपको बताएं कि रक्त परिसंचरण अर्थात रक्त जो होता है हमारे शरीर में कंटिन्यू चलते रहता है। अब आप जानते हैं कि कोई चीज़ जब गति करता है तो ताप उत्पन्न होता है, एनर्जी उससे रिलीज होता है। तो जब गति से ताप उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर में आप जानते हैं कि ब्लड जो होता है हृदय से पूरे शरीर में 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से हृदय में आता है। मतलब शरीर में पूरे शरीर में 120 के स्पीड से जाता है और शरीर के हर एक पार्ट से हृदय में 80 के स्पीड से आता है। मतलब हमेशा गतिशील रहता है। और जब ब्लड गतिशील है तो ताप तो एकदम निश्चित है। आपको यदि विश्वास न हो रहा तो आप हाथ को रगड़िए। यदि हाथ को रगड़िएगा तो घर्षण उत्पन्न होगा और घर्षण से ताप उत्पन्न होता है।
जस्ट उसी तरह से जब ब्लड हमारे शरीर में गति करता है तो ताप उत्पन्न होता है, और ताप जो होता है हमारे शरीर को एक निश्चित टेम्परेचर बनाए रखता है। जैसे में यदि डिग्री सेल्सियस में नापा जाए तो आपके जो समतापी जीव होते हैं उनके जो तापमान होता है शरीर के 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में यदि नापा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि केल्विन में नापा जाए तो 310 केल्विन होता है। तो आप याद रखिएगा कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो निश्चित होता है, समतापी होता है, और वो निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है कि हम आप भले ही रुके हुए हैं लेकिन आपका जो शरीर के अंदर ब्लड रक्त परिसंचरण कर रहा है, घूम रहा है, उसका निश्चित फिक्स है। 120 के स्पीड से पूरे शरीर में जाएगा और 80 के स्पीड से आएगा, और वही गति के कारण ताप नियंत्रित रहता है। मतलब पूरे शरीर का टेम्परेचर किसके कारण बना रहता है? तो रक्त परिसंचरण के कारण। यदि रक्त पूरे शरीर में नहीं घूमेगा समान वेग से तो टेम्परेचर भी फिक्स नहीं रहेगा। इसीलिए जब बुखार न पाने जाते हैं कोई, तो डॉक्टर जो होते हैं नापते हैं थर्मामीटर से, देखते हैं कि 98.6 फ़ारेनहाइट के नज़दीक यदि उनके शरीर का तापमान है तो ब्लड उनके अंदर जो परिसंचरण कर रहा है, घूम रहा है, उनका वेग जो है स्पीड नॉर्मल है, ठीक है। अब यदि टेम्परेचर घट और बढ़ गया मतलब आपका रक्त परिसंचरण तंत्र का हो गया, प्रभावित हो गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे अगला पॉइंट देखिए, पोषक पदार्थों का परिवहन करना। अच्छा बताइए, आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन का पाचन होता है, पाचन से ऊर्जा का अवशोषण होता है। उस ऊर्जा का अवशोषण पूरे शरीर में किसके माध्यम से जाता है? तो ब्लड के माध्यम से जाता है। तो पोषक तत्व जो आप यूज करते हैं एनर्जी के लिए, उसे पूरे शरीर में परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो आपका ब्लड करता है। क्योंकि आपको हेडिंग में ही बताया है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो ब्लड के कार्य। पहला कार्य क्या था कि ताप नियंत्रण करता है, दूसरा क्या है? पोषक तत्वों का परिवहन करता है। यह गैसों का परिवहन करता है। गैस जैसे में आप श्वसन के तहत आप पढ़े होंगे कि जब आप सांस लेते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आप उस श्वसन मार्ग के सहायता से आप तो फेफड़ा में जाकर छोड़ देते हैं, तो फेफड़ा से पूरे शरीर में कौन उसको ले जाता है? तो ब्लड उसको ले जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिवहन कौन करता है? तो ब्लड करता है। आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ा में चला जाता है, और उस वहाँ फेफड़ा से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेकर चला जाता है पूरे शरीर में, और वहाँ से ऊर्जा का निर्माण होता है कोशिका में, और कोशिका से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः आपका ब्लड उसको लेगा और आके फेफड़ा में देगा, फेफड़ा उसे श्वसन के तहत बाहर छोड़ देगा। तो आपका गैसों का भी आदान प्रदान कौन करता है? तो ब्लड करता है। दूसरा पदार्थ चीज़ है कि यह उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है। जैसे मैं आपसे बताइए, आप भोजन करते हैं, उसके उपरांत शरीर के अंदर कुछ उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे यूरिया, अमोनिया। ये सब जो होता है आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो पूरे शरीर से उसे ब्लड के माध्यम से लाता है, और उसे बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो आपका किडनी करता है। और कैसे करता है हम किडनी वाले टॉपिक में बता दिए हैं। यदि आप नहीं देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, आप उसे किडनी वाला पार्ट्स अर्थात उत्सर्जन तंत्र एक बार जरूर आकर देखिएगा। तो आप मोटा मोटी बात हम आपको बता रहे हैं कि ब्लड का जो काम है, पहला है ताप नियंत्रण का, दूसरा है परिवहन का। परिवहन में क्या करेगा? तो गैसों का परिवहन करेगा, पोषक तत्वों का परिवहन करेगा, और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करेगा। उत्सर्जित पदार्थ रक्त में आता है और किडनी उसे डायलिसिस के माध्यम से उस जो हानिकारक पदार्थ होता है उसे छान लेता है, और जो अच्छे पदार्थ होता है उसे छोड़ देता है, और ब्लड उसे पूरे शरीर में घुमाता है। रक्त के प्रकार हम यहाँ बता दे रहे हैं। रक्त कितने प्रकार के होता है? तो रक्त 2 प्रकार के होता है। रक्त कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है प्लाज्मा और दूसरा होता है कार्पल्स। अर्थात प्लाज्मा उसको बोलते हैं जो तरल भाग होता है, लिक्विड। रक्त में जो तरल भाग होता है उसे हम लोग
प्लाज्मा कहते हैं, और जो कण वाला भाग है, पार्टिकल्स वाला भाग है, उसे हम लोग रुधिराणु कहते हैं। जैसे में शरबत पीते होंगे, शरबत, तो शरबत के अंदर पानी भी रहता है और चीनी भी रहता है। जो पानी वाला भाग है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और जो चीनी, जो ठोस भाग है, जो पार्टिकल्स है, पदार्थ है, मतलब ठोस पदार्थ है, उसे हम लोग रुधिराणु कहते हैं। आप समझ रहे होंगे। तो जो प्लाज्मा मतलब तरल भाग होता है रक्त में, उसको प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा की जो मात्रा होता है ब्लड में 60% होता है। कितने परसेंट? 60% होता है। कुछ कि जो प्लाज्मा का जो परसेंट होता है आपके शरीर में, रक्त में 60% होता है। और कार्पल्स अर्थात रुधिराणु की मतलब उसके अंदर जो कण मौजूद होते हैं वो कितना होते हैं? तो 40% होते हैं। कितना होते हैं? 40%। अच्छा बताइए, रक्त क्या है? तरल भाग है। और तरल भाग में यदि ठोस भाग ज़्यादा रहेंगे तो फिर बताइए तो कि वो तरल रह पाएंगे? नहीं। मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होता है और ठोस की मात्रा कम होता है। तो पानी वाला भाग, तरल वाला भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और जो कण है, पार्टिकल्स हैं, उस भाग वाला को हम लोग रुधिराणु बोलते हैं। और जो आपका कण है, ब्लड के अंदर जो कण होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन कण पाए जाते हैं? पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, दूसरा है डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कार्पल्स, तीसरा है प्लेटलेट्स। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है? तो आरबीसी का बायोलॉजिकल जो नाम होता है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट उसका टेक्निकल नाम कहिए या फिर बायोलॉजिकल नाम कहिए। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। आप याद रखिएगा। दूसरा है कि जो आरबीसी है, आरबीसी जो आपके ब्लड में होता है उसकी कणों की संख्या कितनी होते हैं? तो 50 लाख होता है आरबीसी की संख्या। 50 लाख अर्थात 5 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 मिलियन में 50 लाख। ब्लड में आरबीसी की जो संख्या होती है कण, वो कितने होते हैं? तो 50 लाख होते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना होता है? 10,000 होता है। प्लेटलेट्स की संख्या कितने होते हैं ब्लड में? तो 2 लाख होता है। मतलब कहने का कि सबसे अधिक ब्लड में आरबीसी होता है कि डब्ल्यूबीसी को होता है कि प्लेटलेट्स होता है? तो आप खुद यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी 50 लाख, डब्ल्यूबीसी 10,000 और प्लेटलेट्स 2 लाख। अगला पॉइंट है कि जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन जीवन काल होता है आरबीसी का, 4 दिन जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का, और 7 दिन जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का। आप मन में सवाल हो रहा होगा, आपको उठ रहा होगा कि क्या 120 दिन के अंदर आरबीसी खत्म हो जा रहा होगा तो फिर शरीर कैसे जिंदा रहता है? तो दोस्तों हाँ, ऐसा ही है। 120 दिन के अंदर मर जाता है, लेकिन आप भोजन करते हैं, एनर्जी मिलता है, तो क्या कोशिका नए ब्लड का निर्माण नहीं करता है? क्योंकि आप जानते हैं कि बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। तो पुराने ब्लड जो होते हैं उसका डेथ हो जाता है और नए ब्लड वहाँ पे निर्माण होते हैं। एक बार हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं कि आरबीसी की जो संख्या होता है खून में, ब्लड में 50 लाख होता है, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होता है 10,000 होता है, प्लेटलेट्स की जो संख्या होता है 2 लाख होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग के यह वीडियो पसंद आया होगा। इसका आगे वाला पार्ट्स में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है और प्लेटलेट्स का क्या काम है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।